Hi investors, welcome to SOIC. तो आज के सेशन में we will be covering a precision engineering company which is one of the market leaders. It's a unique business and I think हम unique business series वापस लेके आ रहे हैं जिसमें हम 20 unique businesses cover कर रहे हैं. Idea of these unique business series is to teach you the concept of what is uniqueness. It's not to give you stock tips, but what is a unique business ये आपको सिखाने का आइडिया है. तो आज हम एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी कवर करेंगे एंड मेरे साथ यश है एंड यश एंड आई विल डू द डिस्कशन. कुछ कुछ हम पार्ट्स डिवाइड करके इस बिजनेस को कवर करेंगे. तो जस्ट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कंपनी, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग और प्रिसिशन इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है? मतलब लाइक व्हाई दिस इज अ प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनी एंड नॉट जस्ट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? तो यश क्या होता है कि यार एक ना इंजीनियरिंग कंपनी होती है और एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है. हम्म। अब इंजीनियरिंग कंपनी में मैं एग्जांपल लगाता हूँ कि यार अगर कोई कंपनी ट्रांसफार्मर बना रही है, राइट, तो दैट्स अ कैपिटल गुड और इट्स एन इंजीनियर्ड गुड. पर एट द सेम टाइम अगर कोई कंपनी उस ट्रांसफार्मर का बुशिंग्स बना रही है या कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंटेंस है या नो हाउ बहुत इन्वॉल्व है, तो उसको हम प्रिसीजन इंजीनियरिंग में ले जाएंगे. एक्चुअली इससे भी बेटर एग्जांपल देता हूँ यश आपको. तो नॉर्मल इंजीनियर गुड्स में कैसी कंपनीज आएंगी? जैसे इस्जेक टाइप कंपनीज हो गई जो साइलोज बना रही है बड़े बड़े, राइट, जो बड़े बड़े बॉयलर्स बना रही हैं. या थर्मैक्स जैसी कंपनी आ गई जो ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं साइज में. फिर इस प्रिसीजन इंजीनियरिंग ना वो कंपोनेंट्स होते हैं विच गो इनसाइड अ प्रोडक्ट जो बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशंस होते हैं. जैसे हमने बिजनेस देखा है केडीडीएल का, देखा है करेक्ट। कि केडीडीएल में वॉच के हैंड्स बनाते हैं या फिर स्टैंपिंग पार्ट्स बनाते हैं छोटे 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 जो एक गाड़ी के अंदर लगते हैं, एरोस्पेस के अंदर लग रहे हैं. जैसे हमने संसेरा का बिज़नेस देखा है कि वो मशीनिंग के अंदर एरोस्पेस के लिए बोइंग और एयरबस के लिए पार्ट्स बनाते हैं. सिमिलरली हमने ऐसा बिज़नेस आज़ाद इंजीनियरिंग का देखा है और ओमनी टेक का भी देखा है करेक्ट। कि वो ऐसे पार्ट्स बना रहे हैं जैसे टरबाइन की ब्लेड्स बना रहे हैं, राइट, आज़ाद के केस के अंदर. या फिर मैं ओमनी टेक की बात करूँ तो ऑयल एंड गैस के लिए कंज्यूमेबल पार्ट्स बना रहे हैं. तो प्रिसिजन इंजीनियरिंग एंड नॉर्मल इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है यश? कि प्रिसिजन इंजीनियरिंग में जैसे वर्ड कहते हैं प्रिसिजन, लाइक समटाइम्स जो पार्ट्स बनते हैं, राइट, तो उसमें जो एक ह्यूमन हेयर होता है ना, उससे भी छोटे पार्ट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ थिकनेस. यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज. आपको स्टैंपिंग इन्वॉल्व होती है, मशीनिंग इन्वॉल्व होती है एंड इट इज़ डिफरेंट वर्सेस नॉर्मल इंजीनियरिंग बिकॉज़ प्रिसिजन इंजीनियरिंग में बैच प्रोसेसेस होते हैं. माने कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कि लाइन लगा दीजिए, जैसे अगर एमडीएफ की लाइन लगी तो बन के निकलते गया, निकलते गया, निकलते गया. करेक्ट। इसमें बैच मैन्युफैक्चरिंग है, एक-एक बैच आप बना रहे हैं. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल इंजीनियर्ड गुड्स एंड प्रिसिजन इंजीनियरिंग और इस वजह से कंपनीज़ के मार्जिन्स में भी फ़र्क दिखता है. बहुत सिंपल टर्म्स में समझे तो एकदम सिस्टम क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे एक स्मॉल पार्ट के चक्कर में योर होल सिस्टम कैन फेल। एग्ज़ैक्टली. मतलब इट्स लाइक कि अगेन ही बड़ा क्रूड एग्ज़ाम्पल है. जैसे अमित है टीम में, हरिंदर जी हैं टीम में. अभी जैसे वो बटर पनीर या बटर चिकन मँगा के खा रहे हैं, मतलब अप टू देम, राइट? वैसे अगर हम बटर चिकन की बात करेंगे तो दैट्स एन इंजीनियर्ड गुड, राइट? बट उसके अंदर की जो क्रीम है, अगर क्रीम खराब हो जाए तो योर टेस्ट विल गो फॉर अ टॉस. दैट विल बी अ प्रिसिजन गुड. मतलब अगर प्लेन की बात करते हैं, हाँ। तो प्लेन के अंदर वैसे बहुत सारे इंजीनियर्ड गुड्स होते हैं. बट प्लेन की इंजन के अंदर जो छोटे-छोटे पार्ट्स लग रहे हैं ना, दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ प्रिसिजन इंजीनियरिंग, राइट? तो जहाँ पे भी बहुत प्रिसिजन रिक्वायर्ड है, पार्ट्स छोटे हैं, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन है, उसको हम प्रिसिजन इंजीनियरिंग गुड्स कहते हैं. करेक्ट, करेक्ट। सो हमने ये तो समझ लिया कि प्रिसिशन इंजीनियरिंग और बेसिक मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है। अब एक सेकंड क्वेश्चन था कि इस सेक्टर में काफ़ी बहुत फास्ट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रिसिशन इंजीनियरिंग साइड में थीम में देखें तो दे आर ग्रोइंग लाइक 20-25% प्लस रेवेन्यू टाइप ग्रोथ आ रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है स्पेसिफिकली अब इस स्पेस में कि इट इज़ ग्रोइंग सो फास्ट? तो यश ये ना एक इंडिया की खासियत है. कि खासियत क्या है इंडिया की? कि हम लोग ना लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्ट्स में अच्छे नहीं है ज़्यादा. क्योंकि क्या होता है कि अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर भी देखें, तो मैं बांग्लादेश से कंपैरिज़न करूँ, आज भी हमारे टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट इतना बड़ा नहीं है क्योंकि वो लार्ज गुड्स है. बट हम लोग कहाँ अच्छे हैं? जहाँ पे टेक्निकल नो हाउ इन्वॉल्व्ड है और हमें लो कॉस्ट देना है. जैसे इंडिया की ऑटो बैंक इंडस्ट्री आज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड होएगी. तो सिमिलरली प्रिसिजन इंजीनियरिंग में ना क्या चल रहा है कि बहुत बारी हम ये देख रहे हैं कि जो कंपनीज़ यश ऑटो के अंदर है ना, वही कंपनीज़ प्रिसिजन इंजीनियरिंग में जा रही है. जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ संसेरा का, या अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं मदरसन सुमी का, राइट? तो यहाँ बेल राइस का भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं. तो ये कंपनीज़ ना ऑटो, जो पहले ये कंपनीज़ ऑटो पार्ट्स बनाती थी, हुँ। अब इन्होंने कैपेबिलिटीज़ क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की तो है, तो कैपेबिलिटीज़ अपनी यूज़ करके दे गॉट इनटू एरोस्पेस पार्ट्स. कोई कंपनी डिफेंस के पार्ट्स में आ गई, राइट? कोई कंपनी ऑयल एंड गैस के पार्ट्स में आ गई. तो ये ना एक टेक्नोलॉजी, एक जो नो हाउ है, ये ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ से वहाँ. एंड क्योंकि इन कंपनी का जैसे हमने सीडीएमओ में देखा था यश, कि जेनेरिक एपीआई कंपनी सीडीएमओ के अंदर जा रही है क्योंकि जेनेरिक एपीआई से अच्छा कैश फ्लो आ रहा है. तो अगर आप इंडियन इंडस्ट्री को वैल्यू चेन क्लाइम करनी है इंजीनियर गुड्स में, तो अब आप क्या कर सकते हैं? या तो वॉल्यूम में कम्पीट कीजिए चाइना से, हाँ।
जो हमारे बस का नहीं है, करेक्ट। या तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स में कम्पीट कीजिए जहाँ पे चाइना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ही ना हो। पर एक्चुअली में चाइना में देयर आर सम प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनीज़, या फिर वेस्ट में ऐसी कुछ प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनीज़ है, जहाँ की एक कंपनी का इंडिया की पूरी प्रिसिजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से ज़्यादा रेवेन्यू है। करेक्ट। तो दैट इज़ द साइज़ ऑफ अपॉर्च्युनिटी। तो अब जाके इंडिया प्रॉपर्ली उस अपॉर्च्युनिटी को टैप इन कर पा रहा है इन दैट सेंस अगर देखें तो। तो कैपेबिलिटीज़ आ रही है। हाँ। सिंपल है, अगर मार्केट फंड करेगी तो कैश फ्लो आएगा, कैश फ्लो आएगा तो मार्जिन बढ़ेगा, मार्जिन साथ-साथ बढ़ रहा है तो आप रीइन्वेस्ट करेंगे, हुँ। राइट? नए-नए चीज़ों में जाएँगे। तो री-इन्वेस्टिंग इंटू बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ दैट आर कमिंग इन फ्रॉम प्रिसिशन इंजीनियरिंग साइड दैट्स इट। बेसिकली। सो श्मित आज हम इस सेगमेंट में कौन-सी कंपनी कवर करने वाले हैं? तो यश, आज हम इस सेक्टर में ना मिलके एक कंपनी ऐसी कवर करने वाले हैं जो ना वर्ल्ड के अंदर मार्केट लीडर है, राइट? तो इट्स अ कंपनी एक्चुअली यश, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स में यूजिंग मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी, एमआईएम टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको। इससे ना टाइनी, कॉम्प्लेक्स और हाई टॉलरेंस मेटल पार्ट्स बनते हैं। तो ये बेसिकली जो मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग है, तो इसमें क्या होता है कि आप मेटल पाउडर को ना मिक्स करते हैं विद बाइंडर एंड इसको इंजेक्ट करते हैं मोल्ड में, राइट? जिसकी वजह से उसकी सिंटरिंग हो जाती है एंड इट क्रिएट्स कॉम्प्लेक्स मेटल पार्ट्स। तो अगेन ये समझ सकते हैं कि यार ये ऐसे मेटल पार्ट्स बना रहे हैं जो बहुत छोटे हैं, राइट? एंड वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, और इनके जो मेटल पार्ट्स हैं ना बहुत कॉम्प्लेक्स टू मेक है, एंड इतने कॉम्प्लेक्स टू मेक है कि इनका जो एंड यूजर इंडस्ट्रीज है ना, वो भी कैसी इंडस्ट्रीज है भाई? एरोस्पेस आ गया, आपका डिफेंस आ गया, ऑटोमोटिव आ गया, एंड अगर एंड यूजर इंडस्ट्री में देखते हैं तो मेडिकल इंडस्ट्री आ गई, सर्जिकल डिवाइसेस में इनके प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में इनके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, राइट? तो दिस इज अ कंपनी जो एक्चुअली में इंडिया में वन ऑफ अ काइंड है, राइट? कंपनी आज से 40 साल पहले स्टार्ट हुई थी, एंड इस कंपनी का अभी रिसेंटली आईपीओ आ रहा है, एंड एक्चुअली आईपीओ में शेयर बेच के प्रमोटर आईआईटी मद्रास के अंदर भी आर&डी के लिए डोनेट कर रहा है। ओके। तो दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट इट। सो श्मित व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपनी दैट वी आर कवरिंग? तो यश, इस कंपनी का नाम है इंडो एमआईएम। ये भी एक रिसेंटली आईपीओ आया था, तो अभी आईपीओ कंपनी का खुलना है। तो आइडिया क्या है, यूनिक बिजनेस सीरीज का, यार हमें यूनिक धंधे सिखाने हैं, करेक्ट। राइट? तो आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में कि पहले मैं डिस्कशन करूंगा कि कंपनी इन अ नटशेल करती क्या है एक सिंपल लैंग्वेज में। फिर अपन लोग मोड की बात करेंगे, कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। यश, आप पीयर टू पीयर एनालिसिस अच्छे से समझा दोगे सबको, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? कस्टमर्स बारे में आप अच्छे से समझा दोगे। फिर मैं ग्रोथ कैटलिस्ट का एक्सप्लेनेशन ले लूंगा, हाँ। एंड दोनों इकट्ठे मिलके वैल्यूएशन एंड रिस्क एनालिसिस करेंगे। करेक्ट। With this, let's start with what the company does in the beginning. Now, just before going forward, अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं कि आप प्रिसीजन इंजीनियरिंग जैसी इंडस्ट्रीज, न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सीडीएमओ इंडस्ट्री, स्टील ट्यूब इंडस्ट्री, या इतनी सारी जो आजकल इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर आने लगी है, उनको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, तो एट एसओआईसी मेंबरशिप वी टीच यू एग्जैक्टली दिस। तो एसओआईसी मेंबरशिप में व्हाट वी हैव डन इज दैट देयर इज अ कोर्स जो लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक जाता है। लेवल 1 में टीच यू ऑल अबाउट एसेट एलोकेशन एंड बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। सेकंड लेवल में वी टीच यू व्हाट मेक्स अ गुड फंडामेंटली स्ट्रांग बिजनेस। लेवल 3 में वी टीच यू ऑल अबाउट वैल्यूएशंस। लेवल 4 में वी टीच यू व्हेन टू बाय और व्हेन टू सेल, हाउ टू स्क्रीन फॉर थीम्स। लेवल 5 में वी टीच यू कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस कैसे स्क्रीन कर सकते हैं, एंड कैसे ग्रोथ कैटलिस्ट ढूंढ के डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स को आप ढूंढ सकते हैं। एंड लेवल 6 में वी टीच यू फाइनली कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को कैसे देखें। एंड एज एन एडेड बोनस, इसमें 3 एडेड बोनस है। एक तो मार्केट सिग्नल्स है, जहाँ पे हम एवरी फोर्टनाइटली मार्केट्स को कवर करते हैं, ओवरऑल क्या चल रहा है। सेकंडली व्हाट वी डू इन द एडेड बोनस कि हमारा एआई इन्वेस्टिंग वर्कशॉप है व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप। एंड फाइनली व्हाट एल्स वी डू is that the sectoral analysis and the future webinars are part of the SOIC membership. These 3 added bonuses along with the stock scan subscription is a part of the SOIC membership. So you can use a one-time coupon code that is SOIC bonus 10 in the description box below. एंड इसके साथ साथ हम एक पुणे में 16 अगस्त को वर्कशॉप करा रहे हैं ऑन द न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग एंड द प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। तो आइडिया ऑफ दिस वर्कशॉप इज टू लर्न हाउ टू एनालाइज दीज कंपनीज एंड ओवरऑल इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है। एंड द लिंक टू रजिस्टर फॉर द एसओआईसी मेंबरशिप एंड द पुणे वर्कशॉप, जहाँ पे लास्ट 10 सीट्स बची हैं, इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। विद दिस लेट्स गो बैक टू द वीडियो। तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एमआईएम, दैट इज मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग। तो कोर पे देखते हैं, तो एक्चुअली में मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, प्रोडक्ट नहीं है। तो बेसिकली इंडो एमआईएम क्या करता है कि कस्टमर की एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की ड्राइंग लेगा, तो ये नीश स्मॉल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट रहेगा। दीज कुड बी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स लाइक जैसे फायर आर्म का ट्रिगर हो गया, सर्जिकल टूल के जो जॉज होते हैं वो हो गया, फ्यूल इंजेक्टर कॉम्पोनेंट हो गया, टर्बाइन ब्रैकेट हो गया, जो कि गैस टर्बाइंस आती है उनके छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, एरोस्पेस के पार्ट्स हो गए, जहाँ पे माइक्रोन लेवल की टॉलरेंसेज है। एंड उसको लेके कंपनी छोटे जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग पार्ट्स है उसकी मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग करके प्रोडक्ट्स बना के देती है। सो इन अ नटशेल दिस इज व्हाट द कंपनी इज डूइंग। कंपनी प्रिसीजन इंजीनियरिंग कर रही है
एंड प्रिसिजन इंजीनियरिंग कर रही है फॉर नीश स्मॉल पार्ट्स विच गोइंग हाई क्रिटिकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, राइट? सो बेसिकली दिस इज व्हाट द बिजनेस इज। सो ट्रेडिशनल मशीनिंग और मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या फर्क होता है? Basically, Indo MIM takes an engineering drawing for a small geometrically complex metal parts and manufactures it to micron tolerance at scale. माने कि आप छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे विद लेस वेस्टेज ऑफ मेटल। अगर आप ट्रेडिशनल मशीनिंग करेंगे फॉर अ पार्ट लाइक लेट्स से कि अगर एक फायर आर्म का बेसिकली ट्रिगर है, तो दैट्स अ वेरी स्मॉल नीश पार्ट। अगर आप उसकी मशीनिंग करके बनाएंगे तो मेटल की बहुत वेस्टेज हो जाएगी। whereas अगर आप मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग करके बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा एंड इट विल ऑल्सो बी अ स्मॉल पार्ट जहाँ पे आपकी प्रिसीजन काफी अच्छे से आएगी। तो ऐसे ही करते करते इंडो एमआईएम ने मोर देन 9,000 पार्ट्स ऐसे बनाए हैं इन FY26। दे हैव सर्व्ड मोर देन 600 to 700 कस्टमर्स अक्रॉस डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड आज इनके कस्टमर्स आर इन मोर देन 55 कंट्रीज। सो देन दे हैव ऑलरेडी शिप्ड मोर देन 210 मिलियन कंपोनेंट्स। तो अगर कंपनी अच्छा बिजनेस है या खराब बिजनेस है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं और फिर एग्जैक्टली देखेंगे एक वीडियो फॉर्म में कि कंपनी कर क्या रही है, टेक्निकल नो हाउ का रहती है। तो इंडो एमआईएम का अगर हम बिजनेस देखते हैं तो कंपनी 25 to 26% का ईबिटा मार्जिन करती है, 26% की आरओसी करती है। डेट कंपनी का ज़्यादा नहीं है, आई थिंक पोस्ट आईपीओ डेट और भी कम आ जाएगा। नियरली अभी 4200 करोड़ की सेल है एंड 92% ऑफ द जो कस्टमर है दैट इज अ रिपीट कस्टमर, राइट? तो 92% ऑफ द कस्टमर कीप्स कमिंग बैक टू देम। एंड साथ साथ इनके 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया के अंदर है, राइट? 6 यूएस में, 2 यूके में और 1 मेक्सिको में। एंड साथ साथ कंपनी के पास ऑटोमेशन भी अपनी लाइन्स। बट बिफोर आई गो टूवर्ड्स की व्हाट डज द कंपनी डज एंड व्हाट द कंपनी इज डूइंग राइट नाउ, पहले तो एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि कंपनी बनी कैसे। तो इंडो एमआईएम एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर लेड कंपनी है बाय डॉक्टर कृष्णा चिवुकुल्ला, राइट? सो ही इज एन इंडियन अमेरिकन इंजीनियर एंटरप्रेन्योर। एंड अगेन इनकी जो स्टोरी है दैट्स ऑफ एन आउटसाइडर। तो ये तेलुगु मीडियम स्कूल में पढ़े थे आंध्र प्रदेश में अंटिल 8th ग्रेड। उसके बाद इन्होंने बीटेक ऑनर्स करी, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट आईआईटी बॉम्बे करी एंड देन ही डिड एमटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एट आईआईटी मद्रास। एंड उसके बाद ये एमबीए करने हार्वर्ड चले गए 1980s में, राइट? तो 1980s में इन्होंने एमबीए करी। साथ साथ इन्होंने हॉफमैन इंडस्ट्रीज में काम करा जहाँ पे ये एज एन इंजीनियर टाइम कर दिया गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे सारे अच्छे बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं तो व्हाट यू डू इज दैट यू फाइंड एन आर्बिट्राज कि वेस्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हम इंडिया में आके लगा सकते हैं। तो व्हाट ही डिड कि ही बॉट इन, सो दिस वाज अ इनसाइट दैट ही गॉट कि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग की जो टेक्नोलॉजी थी तो बेसिकली वो यूएस में इमर्ज कर रही थी 1990s 80s और 2000s के अंदर। एंड एक कंपनी थी प्रिसीजन कास्ट पार्ट्स के नाम की जो विच इज अ वन बफेट ओन कंपनी। प्रिसीजन कास्ट पार्ट्स इस टेक्नोलॉजी में इनोवेटर थी एंड इट वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग कंपनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उनकी एक सब्सिडरी थी एडवांस फोमिंग टेक्नोलॉजीज के नाम की। एंड जो एडवांस फोमिंग टेक्नोलॉजी है तो एक ऑफशोर लो मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना चाहते थे इंडिया में, तो उन्होंने 1997 में ऑपरेशन स्टार्ट करे। बट बाय 2001 प्रिसीजन कास्ट पार्ट्स ने बिजनेस एग्जिट करा एंड जो चिवुकुला फैमिली है दे टुक द ऑपरेशंस प्राइवेट, राइट? तो कंप्लीट बाय आउट कर लिया कंपनी का एंड दिस वाज अ वेरी की इवेंट बिकॉज जॉइंट वेंचर से अब आप कंप्लीट ओनर बन गए टेक्नोलॉजी के। सो दिस इज हाउ द कंपनी गॉट इट्स हैंड ऑन द टेक्नोलॉजी। कंपनी में जो सक्सेशन आज कृष्णा चिवुकुल्ला है, कंपनी कहता है कृष्णा चिवुकुल्ला जूनियर, जो यूएस से अगेन पढ़ के 2007 में आए। इज अ डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस एंड बिकेम द president in 2011 and today he is the CEO of all the group companies since 2012. He is promoter's son, right? So this is the story of how the company was started, right? अब कोर प्रोसेस क्या होता है एमआईएम का, दैट इज मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग का। तो इसमें क्या होता है कि जो पावर मेटलर्जी होती है इट मीन्स प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग विच इज यूज फॉर स्मॉल एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट्स। तो मैं आपको ऐसे वीडियो में समझाऊंगा जिससे आपको और अच्छा समझ आएगा। बट पार्ट्स कुछ ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग से, राइट? एंड अगर मैं आपको पार्ट्स दिखाऊं कैसे दिखते हैं कंपनी के, तो दिस इज हाउ द इंटायर प्रोसेस। बट बिफोर आई एक्सप्लेन यू द प्रोसेस लेट्स वॉच अ वीडियो टुगेदर ओवर हियर। Metal injection molding is a net-shaped process that combines the advantages of plastic injection molding and powder metallurgy to produce highly complex metal parts and heavy alloy parts, such as stainless steel, titanium alloy, tungsten alloy, etc. Metal injection molding is divided into 4 steps: mixing, injection molding, degreasing, and sintering. The first step, mixing, is to fully mix the non-fluid metal powder and the fluidity and viscosity binder to make the feed for injection molding so that it has a certain fluidity and is suitable for injection molding. The second step is injection molding. An injection molding machine carries out injection molding.
The injection molding process can produce highly complex structures. We usually call the injection molded parts green parts, a combination of metal powder and binder. The third step is degreasing. The adhesive was removed from the green part to get a brown part with tiny gaps. The fourth step is sintering. The brown parts are evenly placed on the ceramic sheet for sintering, the temperature rises, and the metal powder melts without melting. The brown part retains its original shape in the molten state, removing the gaps between the powders and shrinking slightly to form the final part. Powder injection molded parts can also undergo post-processing, such as polishing, heat treatment, PVD, etc. In conclusion, powder injection molding is an advanced and efficient net shaping process suitable for the mass production of small, precise, and complex metals and hard alloys. तो जो हमने अभी वीडियो साथ देखी, तो इस वीडियो के अंदर क्या हो रहा है कि कंपनी का जो फीड स्टॉक है, तो जो मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग का फीड स्टॉक रहता है वो कंपनी के पास है, तो दैट इज अगेन अ प्रोप्राइटरी ट्रेड सीक्रेट. तो इवन इफ ए कस्टमर टेक्स देयर मोल्ड टू अ कंपेटिटर, द कंपेटिटर कैन नॉट रेप्लिकेट द श्रिंकेज फिजिक्स विदाउट द फीड स्टॉक केमिस्ट्री. तो जो फीड स्टॉक होता है दैट इज अ कंपेटिटिव एडवांटेज, जैसा हमने उस वीडियो के अंदर देखा. फिर उसकी मोल्डिंग होती है. मोल्डिंग करने के बाद एक ग्रीन पार्ट निकलता है, राइट. तो ग्रीन पार्ट के बाद उसकी डी बाइंडिंग होती है, तो एक ब्राउन कलर का एक मटेरियल निकलता है. फिर ब्राउन कलर के मटेरियल की सिंटरिंग होती है, फिर फिनिशिंग हो जाती है. तो आप देखेंगे फिनिशिंग के बाद एक मेटल का पार्ट अलग हो जाता है और ग्रीन का पार्ट अलग हो जाता है. तो ग्रीन पार्ट जो है दैट इज ऑफ नो यूज, वेराज मेटल पार्ट जो है दैट इज ऑफ यूज. वेराज अगर आप मशीनिंग करेंगे तो आपको बहुत बड़ा मेटल यूज होएगा और बहुत बड़े मेटल से इतने मेटल तक लेके आएंगे तो बहुत वेस्टेज हो जाएगी. इस वजह से मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग की इंडस्ट्री आज मतलब यूज केस में है, राइट. तो कंपनी का अगर हम बिजनेस देखते हैं तो what does the company do? Why is the company making 25-26% EBITDA margin at the moment? इसके रीजंस हैं क्योंकि फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट कि एक नीश प्रोडक्ट है. सेकंड थिंग इज कि कंपनी डिफेंस, मेडिकल, एरोस्पेस सेगमेंट के अंदर कस्टमर्स को सर्व कर रही है. एंड इसके अलावा क्या है कि कंपनी ने मोर देन 650 ऑटोमोटिव कस्टमर्स को ये प्रोवाइड करा है प्रोडक्ट्स, राइट. 2026 के अंदर अलोन डिफेंस में 900 प्लस कंपनीज को प्रोवाइड करा है. मेडिकल में 2000 प्लस कस्टमर्स को प्रोवाइड करा है. दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोवाइडेड, राइट. सो दीज आर प्रोडक्ट्स जो मेडिकल डिवाइसेस में भी लगते हैं. एंड साथ साथ एरोस्पेस में भी अगेन मोर देन 2000 प्रोडक्ट्स दैट दे हैव सोल्ड जस्ट इन 2026 अलोन, राइट. सो दिस इज द बिजनेस एंड दिस इज व्हाई दे मेक हाई मार्जिन्स, राइट. तो हम पहले मार्जिन्स में और डीप डाइव करेंगे कि तो वर्टिकल कौन कौन से. एक इनका ऑटोमोटिव वर्टिकल है जहाँ पे अगेन ये व्हीकल सेफ्टी के लिए, फ्यूल सिस्टम के लिए, पावर ट्रेन्स के लिए, इंटीरियर्स के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. फिर डिफेंस वर्टिकल है जहाँ पे फायर आर्म कंपोनेंट्स बना रहे हैं, ट्रिगर्स, हैमर्स एंड साइट्स. मेडिकल में एंडोस्कोपी एंड साथ साथ डेंटल रोबोटिक्स, तो इन सारे चीज़ों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं. एरोस्पेस में हाउसिंग, अडेप्टर्स, बेसिक नोजल्स एंड ब्रैकेट्स के लिए इनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, राइट. सो दे हैव द नैट कैप एंड AS 9100 सर्टिफिकेशन. फिर कंज्यूमर के अंदर फैशन एसेसरीज या फिर सेलफोन कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट. सो फिक्सचर्स एंड जो जिग्स हैं जो आपके कैमरा के पीछे लगते हैं, राइट. सो दिस इज अ प्रोडक्ट जहाँ पे अगेन इनके प्रोडक्ट का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत फाइन प्रिसीजन इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, राइट. सो दीज आर द एरियाज इन विच दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स. मार्जिन देखेंगे तो डिफेंस और मेडिकल के मार्जिन ज़्यादा है, एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल तीनों के मार्जिन ज़्यादा है. ऑटोमोटिव से ज़्यादा है और कंज्यूमर से ज़्यादा है. कंज्यूमर के मार्जिन सबसे कम है. जब यश समझाएगा पीयर टू पीयर में तो आपको दिखेगा कि कंज्यूमर सेगमेंट में मार्जिन ज़्यादा लोएस्ट. एंड चाइना में एक प्लेयर है जिसके कंज्यूमर सेगमेंट पे सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, तो उस वजह से वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लो है, राइट. सो दिस इज हाउ द मार्जिन ट्रेजेक्ट्री इज. एरोस्पेस, मेडिकल, डिफेंस, ऑटोमोटिव एंड कंज्यूमर, एंड दीज आर द की एप्लीकेशंस फॉर द कंपनी. आज 25 से 26% EBITDA मार्जिन इसी वजह से बन रहा है कंपनी का, राइट. तो अगर कंपनी का वैल्यू चेन देखते हैं कैसे कंपनी इंटीग्रेटेड है, तो कंपनी का जो मेटल पाउडर है दैट दे डू इन हाउस, इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, बट उसकी जो फॉर्मुलेशन है इन हाउस करते हैं. फीड स्टॉक की फॉर्मुलेशन इज द की. अगेन अगर आपको कोई स्लाइड समझनी है कि कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है, सो इट्स दिस कि मेटल पाउडर लेके जो फीड स्टॉक फॉर्मुलेशन है वो प्रोप्राइटरी मोड है. उस पर टूलिंग डिजाइन करते हैं, राइट. तो टूलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स की हर साल टूलिंग करते हैं. जैसे 2026 अलोन में 608 न्यू टूलिंग डिजाइन करिए. फिर फोमिंग करते हैं, सिंटरिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं और असेंबली करते हैं. बट जैसे गरवारे हाईटेक में देखा था, उनकी क्या थी उनकी मोट, दैट वाज इन द रेसिपी एंड दैट वाज इन द चिप्स ऑफ द फिल्म्स दैट दे मेक. Similarly, here the moat is feedstock formulation because few companies in the world possess this, right. So this is Indo MIM's presence, right. तो metal powder में in house stainless steel powder जो है and iron powder facility under construction. अभी upstream में भी integration कर रहे हैं, तो raw material में भी इनसे integration हो रही है. फिर feedstock is the moat of the company because वहाँ पे in house बना रहे हैं, that is the core moat.
देन टूलिंग डिजाइन करने की इनका कैपेबिलिटी है, फोमिंग करते हैं, डिवाइनिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, असेंबली करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो कंपनी इज अ कंप्लीटली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल। और भी अब हम कंपनी की एक बार हिस्ट्री देखते हैं कि कंपनी ने अपने आप को क्या क्या करा, बिकॉज इनका 40 to 50% बिजनेस यूएस से आता था, फिर टैरिफ के बाद बिजनेस भी इंपैक्ट हुआ। तो एक बार हिस्ट्री देखता हूँ, फिर माइकल पोर्टर एनालिसिस करके देखेंगे कि वाई इज इट अ यूनिक बिजनेस, फाइनेंशियल्स देखेंगे, एंड फाइनली ग्रोथ कैटलिस्ट की तरफ चलेंगे कंपनी के कि व्हाट मेक्स दिस कंपनी यूनिक एंड वाई दिस बिजनेस माइट एंड अप ग्रोइंग अ लॉट। तो अगर हम कंपनी की हिस्ट्री देखते हैं, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस कराया था, जो प्रिसीजन कास्ट पार्ट का जॉइंट वेंचर था वो कंपनी ने एक्वायर कर लिया था, एंड जो चिवुकुला फैमिली है वो उस कंपनी की प्रमोटर है। तो इस कंपनी ने अभी जो एक्चुअली जो आईपीओ आ रहा है, तो आईआईटी मद्रास को 1% स्टेक कंपनी ने अपने से गिफ्ट करा था। आईआईटी मद्रास इज सेलिंग हाफ ऑफ इट स्टेक, देयर मोनेटाइजिंग स्टेक वर्थ 110 करोड़, रिमेनिंग हाफ ऑफ द स्टेक कंपनी अभी रख रही है। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग की पॉइंट। तो कंपनी के 1996 से 2007 तक फाउंडेशनल पीरियड था, जब कंपनी ने इन हाउस मशीनिंग करी, कोटिंग कंट्रोल, तो एंड टू एंड कंपनी एक कंपोनेंट सप्लायर से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर बन गई। अब कंपनी अपस्ट्रीम जा रही है, जैसे हमने देखा। सो दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट। फिर 2010 से 2020 तक देखते हैं, तो कंपनी ने अपार्ट फ्रॉम मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, सेरेमिक इंजेक्शन मोल्डिंग, डेस्कटॉप मेटल प्रोडक्शन सिस्टम और मेटल 3D प्रिंटिंग, तो कंपनी इन 4 न्यू टेक्नोलॉजीज में भी आई। तो आज कंपनी का 65 to 70% बिजनेस मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग से आता है। बाकी इस टाइप की प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग या फिर इंजेक्शन मोल्डिंग से आ रहा है, विच इज इंटरेस्टिंग बिकॉज अगेन सॉरी दिस इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, सेरेमिक इंजेक्शन मोल्डिंग, desktop metal production system and metal 3D printing. So this is also ways to make different niche and complex products which exist outside the metal injection molding. And 2023 से 2026 तक देखते हैं, तो कंपनी हैज बीन स्केलिंग रैपिडली। तो एक बारी मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स भी दिखाता हूँ बिफोर आई गो टुवर्ड्स की व्हाट द कंपनी इज डूइंग। तो कंपनी का अगर देखते हैं 2023 से 2026 तक के फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो कंपनी के EBITDA मार्जिन 27-28% के बीच में। इस टाइम पे EBITDA मार्जिन 43 से 30% क्यों आ गए थे, बिकॉज पोस्ट कोविड सप्लाई चेन शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से नॉन लीनियर वन ऑफ बम्पर प्रॉफिट्स कमाए कंपनी ने। एंड लास्ट फॉर 6 ईयर्स में कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ 1975 करोड़ से 4200 करोड़ की हो गई है। तो कंपनी की रेवेन्यू 14-15% के आसपास ग्रो कर रही है इस टाइम पे। इज इट अ कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस? आंसर इज एन एब्सोल्यूट यस। कंपनी सॉलिड कैश फ्लोज भी जनरेट करी है, एंड CFO टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का भी रेशियो बहुत सॉलिड है। And post IPO, borrowings as a percentage of equity will also start coming down. And so this is why financially also the company is a strong business. अब हम चलते हैं towards the next part कि why are the margins high and why the margins could sustain, because that is a very important point to answer. तो यहाँ पे पहला रीजन देखते हैं कि why are the margins high। तो पहला तो है क्या है कि 2 to 3 year qualification cycle है, कि जो OEMs है, सपोज करते हैं कोई गन मैन्युफैक्चरर है, तो you need to OEM audits, trial runs in defense and aerospace before you can provide them with the parts, right? Aerospace में भी सेम है। सेकंड रीजन क्या है कि अब क्यूमुलेटिव प्रोसेस यील्ड है, तो years of unforgiving centering physics and distortion control, तो प्रोसेस को लर्निंग कर्व तक लाइक मास्टर करने में। देन टॉप 5 क्लाइंट्स कंपनी के लास्ट 17 ईयर्स से कंपनी के साथ हैं, तो दैट जस्ट शोज यू कि हाउ इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल ऑफ अ बिजनेस दिस इज। एंड थर्ड रीजन और फोर्थ रीजन फाइनली व्हाई द मार्जिन्स आर हाई, बिकॉज ऑफ द प्रोप्राइटरी फीड स्टॉक, कि कंपनी का जो फीड स्टॉक है उसकी प्रोप्राइटरी नॉलेज जो है कंपनी के पास, सो दैट इज प्रोप्राइटरी इन नेचर एंड विच कैन नॉट बी कॉपीड इजिली। सो दीज आर द रीजंस व्हाई द मार्जिन्स आर हायर। एंड एक बार हम देखते भी हैं कि कंपनी का जो वैल्यू चेन है उसमें जो हमें दिखता है कि व्हाई द मार्जिन्स आर हाई, इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज दिस फीड स्टॉक फॉर्मुलेशन इज व्हाट द कंपनी इज डूइंग इन हाउस। एंड ये जो अपस्ट्रीम है, अब लाइक स्टेनलेस स्टील पाउडर और ये सारी चीजें, इसमें कंपनी अब अपस्ट्रीम जा रही है। So this is why the margins of the company, if you check, are at close to 25.5%. And gross profit margin of the company देखेंगे तो आज almost 80% gross profit margin है, which is an unheard number when it comes to precision engineering और some of these engineer product companies. तो ये तो हमने समझा कि मार्जिन क्यों आया है। अब एक बार हम देखते हैं कि इस कंपनी को यूनिक क्या बनाता है, क्या कंपनी के पोर्टर्स 5 फोर्सेज एनालिसिस है, साथ साथ टाइम के साथ साथ। तो अगर हम देखते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेज एनालिसिस लगाते हैं, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है? इट इज वेरी लो, कि नए एंट्रेंट्स नहीं आ सकते कंपनी में, बिकॉज इट इज शील्डेड बाय मल्टी ईयर OEM क्वालिफिकेशन एंड प्रोप्राइटरी यील्ड नो हाउ, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी या जितनी बारी प्रोसेस को रीआइट्रेट करेंगे उतना आपका प्रोसेस इंप्रूव होते जाता है। सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो है, राइट। फिर स्केल भी कंपनी ने बना लिए। फिर थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स भी लो है, hedged by in-house 3D metal printing and proactive metal to MIM conversion। तो 3D मेटल प्रिंटिंग भी कंपनी कर रही है अपने प्रोसेस के अंदर, तो थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स भी लो है। सप्लायर पावर देखते हैं तो लो टू मॉडरेट है, बिकॉज कंपनी अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है इन द स्टेनलेस स्टील पाउडर एंड आयरन पाउडर लाइक प्रोडक्शन। कम्पिटिटिव राइवलरी देखते हैं तो मॉडरेट है, इंडिया के अंदर ऐसा कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है या कोई दूसरी कंपनी नहीं है मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग में। वर्ल्ड के अंदर इट हैज 7% ऑफ द मार्केट शेयर। बायर पावर देखते हैं तो बायर पावर भी मॉडरेट है,
बिकॉज इट इज ब्लंटेड बाय एन इम्पेनेट्रेबल फीडस्टॉक केमिस्ट्री एंड 92% रिपीट रेट्स। तो बार बार आपको रिपीट यूज भी करना पड़ता है। इनका जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल 150-160 डेज का, जब हम पीयर टू पीयर एनालिसिस देखेंगे, इट इज बिकॉज इन्वेंट्री डेज के अंदर सबसे ज्यादा पैसा फंसता है, बिकॉज रॉ मटेरियल कंपनी अभी कंप्लीटली इंपोर्ट कर रही है। So this is what the industry is like and what the company has market share में। तो company has today 7% of the world market share। Jiangsu Jian का 5% market share है, CN Innovation का 5 है, GKN Powder जो एक यूरोपियन कंपनी उसका 4% है। आज अगर हम MIM इंडस्ट्री ग्लोबली देखते हैं तो $3.7 बिलियन की है, 8 to 9% CAGR पे ग्रो कर रही है, राइट। एंड उसमें अगर हम देखते हैं मार्केट साइज एक्स ऑफ चाइना $1.7 बिलियन का है। तो चाइना के अंदर ही $2 बिलियन की MIM इंडस्ट्री है, बिकॉज चाइना के अंदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत मैन्युफैक्चरिंग है। तो अगर हम एक्सक्लूडिंग चाइना ये मार्केट देखते हैं तो इंडो MIM का 15% मार्केट शेयर है, क्योंकि इंडो MIM डिफेंस एंड एरोस्पेस के अंदर ज्यादातर अपने पार्ट्स बना के दे रही है इस टाइम पे। सो दैट इज समथिंग टू रिमेंबर। मेटल 3D प्रिंटिंग का देखते हैं तो $6.5 बिलियन का टाइम है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का $18.5 बिलियन है, बट आज भी कंपनी का 60 to 70% ऑफ द बिजनेस मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग से आता है, दैट इज द MIM टेक्नोलॉजी, राइट। अगर हम ऑटोमोटिव, डिफेंस, मेडिकल, कंज्यूमर, एरोस्पेस देखते हैं तो इनमें जो इंडस्ट्री का CAGR है, तो मेडिकल 12% CAGR पे ग्रो कर रही है, वैसे एरोस्पेस 9% CAGR पे ग्रो कर रही है। सो दिस इज व्हाट द टाइम ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्री में जो हाई सिंगल डिजिट टू मिड टीन्स के अंदर ग्रो कर रही है। एंड अगर हम अपार्ट फ्रॉम चाइना देखते हैं तो 15% मार्केट शेयर है विद इन चाइना, लाइक इंक्लूडिंग चाइना 7% मार्केट शेयर है इस कंपनी का। तो इट्स अ वेरी यूनिक बिजनेस। अब कंपनी ने ओवर द ईयर्स कुछ एक्विजिशंस भी करी है। क्या क्या एक्विजिशंस करी है? यूएस के अंदर कंपनी ने ट्राइएक्स इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी एक्वायर करी है, ताकि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग ऑपरेशंस हो जाए ऑनशोर। रीजन बीइंग बिकॉज लाइक यूएस के अंदर क्या हुआ था कि टैरिफ्स लग गए थे। वैसे तो 9% यूटिलाइजेशन रेट है, तो अभी इनके 6 प्लांट्स यूएस के अंदर है, तो डुअल शोरिंग हो जाती है, विच लीड्स टू देम बीइंग अ बिट मोर इम्यून टू टैरिफ रेट्स इन यूएस। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का भी प्रोसेस है। सो दिस इज ऑल्सो अ यूनिक बिजनेस, क्योंकि ओवरऑल EBITDA मार्जिन कंपनी के बहुत हाई है। देन कंपनी ने एक यूके के अंदर एक्विजिशन करी थी, दैट इज यूरोपियन MIM के लिए कंपनी थी, दैट इज मेटल लाइक इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए। तो दिस इज अगेन अ कंपनी दैट दे एक्वायर्ड। तो इनका भी यूटिलाइजेशन 17% के आसपास है, बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज रहती है। एंड यहाँ पे बेसिकली डेडिकेटेड प्लांट हो जाता है फॉर यूरोपियन मार्केट। एंड यहाँ से अभी 20% ऑफ रेवेन्यू का ग्रुप का इस टाइम पे यूरोप से आ रहा है, राइट। सो अगेन वेस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग हब टारगेट कर रहे हैं वाया देयर एक्विजिशन इन यूरोप एंड वाया एन एक्विजिशन इन US। So these are the 2 acquisitions that they done. एंड अगर हम कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यूज देखते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन से क्या आ रहा है, तो ऑटो से 24-25% आता है, डिफेंस से 19% आ रहे हैं, मेडिकल से 18 आ रहे हैं, एरोस्पेस से 12 आता है, कंज्यूमर से 11 आता है, एंड अदर से 16% के आसपास कंपनी का इस टाइम पे रेवेन्यू आता है ओवरऑल मिक्स के अंदर। सो व्हाट एल्स इज कंपनी डूइंग? जी 80% ऑफ द बिजनेस इज एक्सपोर्ट फोकस टुडे, जिसमें से नॉर्थ अमेरिका 51% से 43% आ गया बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स दैट दे इम्पोज्ड। इंडिया डबल हो गया इन टर्म्स ऑफ मिक्सचर्स, बिकॉज इंडिया के अंदर अभी एरोस्पेस का केपेक्स बहुत चल रहा है, डिफेंस का केपेक्स बहुत चल रहा है। तो दिस इज वाई मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग इन इंडिया इज ऑल्सो ग्रोइंग। एंड यूएस के अंदर अब इन्होंने क्योंकि डुअल शोरिंग कर दी है, यूएस के अंदर भी 6 प्लांट है कंपनी के। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई द कंपनी इज बिट मिटिगेटेड फ्रॉम द टैरिफ रिस्क, बिकॉज टैरिफ कभी ना कभी लग जाता है। तो कंपनी का सबसे बड़ा ग्रोथ पॉइंटर क्या है बिफोर वी गो टुवर्ड्स द पीयर टू पीयर वैल्यूएशंस एंड द रिस्क फैक्टर, कि आज कंपनी ने केपेक्स लास्ट 2-3 इयर्स में पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आज देखते हैं तो कंपनी सिर्फ 31% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रही है, वेयर एज कंपनी 875 मिलियन पार्ट्स बना सकती है, जो आज एक्चुअली 267 मिलियन पार्ट्स बना रही है। एंड साथ साथ कंपनी ने एक 16 एकड़ का तमिलनाडु में भी लाइक कैंपस लगाया है। एंड दिस यहाँ पे कंपनी हायर यूटिलाइजेशन टारगेट कर रही है, कंपनी अपस्ट्रीम में भी बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है। एंड ऑल्सो बिकॉज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतनी कम है, तो व्हाट यू हैव टू रियली लुक आउट फॉर इज द सेल्स ग्रोथ। इस कंपनी में अगर मेरे को कुछ ट्रैक करना है, सिर्फ सेल्स ग्रोथ ट्रैक करना है, वैल्यूएशंस पे आऊंगा। सेल्स ग्रोथ ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इफ द सेल्स ग्रो देन द ऑपरेटिंग लेवरेज विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। एंड कंपनी अभी सारी की सारी जो एप्लीकेशंस है हायर ग्रोथ इंडस्ट्री के अंदर कंपनी ऑपरेट करती है, राइट। तो वी लर्न अबाउट द मैनेजमेंट, वी लर्न अबाउट द ग्रोथ कैटलिस्ट की कंपनी आज ऑपरेटिंग लेवरेज पे बैठी हुई है। एंड और क्या कंपनी के थीसिस पॉइंटर हो सकते हैं? ये प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है, मार्जिन विल इंक्रीज, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 80% बहुत कम कंपनीज का रहता है। एंड साथ साथ हमने देखा कि कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज पे है, तो कंपनी की कैपेसिटी बहुत बड़ी है अभी, तो कंपनी 9,000 करोड़ तक की सेल कर सकती है विद दिस कैपेसिटी। कंपनी की आज की जो सेल है दैट इज क्लोज टू 4,193 करोड़। तो अब कंपनी को केपेक्स करने की नीड नहीं है यहाँ से। तो इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स द पीयर टू पीयर एनालिसिस एंड फाइनली द रिस्क फैक्टर्स।
तो यश के साथ एक बार हम पीयर टू पीयर वैल्यूएशन देखते हैं कि व्हेन इट कम्स टू प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनीज तो इंडिया के अंदर क्या पीयर टू पीयर वैल्यूएशंस मिल रहे हैं एंड इस कंपनी के पीयर्स कैसे हैं, इंटरनेशनल पीयर्स भी देखेंगे एंड पहले डोमेस्टिक इस सेक्टर को क्या वैल्यूएशन मिल रही है, लेट्स फर्स्ट सी दैट। तो यश ओवर टू यू। तो इसमें अगर पीयर्स देखें तो डोमेस्टिक में प्रॉपर एमआईएम टेक्नोलॉजी में कोई पीयर्स नहीं है, बट प्रिसिशन इंजीनियरिंग साइड में देखें तो प्लेयर्स लाइक सनसेरा, ज्योति सीएनसी, एमटार, आज़ाद, डायनामेटिक, यूनिमैक, ये सब प्लेयर्स हैं। उनके वैल्यूएशंस जाके देखें तो यूनिमैक ऑलमोस्ट 100 की पी पे ट्रेड कर रहा है, डायनामेटिक 200 की पी पे, देन आज़ाद इंजीनियरिंग इज़ 118, एमटार 189 की पी पे, सनसेरा आपका 61 54 के आसपास के मल्टीपल पे है। तो इंडो एमआईएम का भी करंट आप ट्रेलिंग पे मल्टीपल देखोगे तो इट्स ऑलमोस्ट 45 टाइम्स पे इसका आईपीओ आ रहा है 24,000 करोड़ मार्केट कैप पे। दिस इज व्हाट मतलब मोटा मोटी इंडस्ट्री का भी जो मल्टीपल इज इन द रेंज ऑफ 50 to 100 के आसपास बोल सकते हैं कि इट्स मोटा मोटी उस रेंज में अभी। तो मतलब मार्केट कह रही है कि अभी ग्रोथ इंडस्ट्री है तो इसलिए प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनीज का जैसे सीडीएमओ कंपनी था हाँ। 50 to 100 के बीच में पी चल रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो एक बार ग्लोबल कंपैरिजन देख लेते हैं सब। सो इसमें ग्लोबली देखें तो दो पीयर्स हैं इसके प्राइमरी, विच इज जीकेएन पीएम एंड जिगांसू जियान, विच आर बोथ द यूरोपियन प्लेयर्स दैट आर देयर। अब इसमें हाईएस्ट ग्रॉस मार्जिन्स मेकिंग इंडो एमआईएम ऑलमोस्ट 74% के ग्रॉस मार्जिन्स बना रहा है, वर्सेस जेकेएन के देखें तो 66% जिसका ऑटो में मिक्स ज़्यादा है, एंड जिगांसू के देखें तो ऑलमोस्ट 24% है, इसका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में मिक्स ज़्यादा है। तो वो भी है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके ग्रॉस मार्जिन्स थोड़े कम बनते हैं वर्सेस बाकी बिजनेसेस जहाँ पे एमआईएम का टेक्नोलॉजी यूज़ होता है बेसिकली। और इसमें अगर आरओई पे देखें तो वो ग्रॉस मार्जिन्स पर्टिकुलरली आरओई पे भी रिफ्लेक्ट करते हैं, जहाँ पे इट इज़ एबल टू मेक ऑलमोस्ट 24.7% आरओई वर्सेस जिगांसू दैट इज़ मेकिंग 6 to 8% का आरओई। तो दैट पर्टिकुलर वो टेक्नोलॉजी और कॉस्ट मैट्रिक्स का पूरा मोट इसका रिफ्लेक्ट भी होता है नंबर्स दैट इज देयर। और इवन वर्किंग कैपिटल डेज पे देखें तो वर्किंग कैपिटल डेज पे इसके वर्किंग कैपिटल डेज इज कंपैरेटिवली हायर देन ग्लोबल पीयर्स, जहाँ पे इसका डिफेंस और एरोस्पेस में मिक्स बढ़ जाता है, तो वहाँ पे आपके वर्किंग कैपिटल डेज थोड़े से स्ट्रेस्ड होते हैं वर्सेस ऑटोमोटिव या फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसलिए इसके वर्किंग कैपिटल डेज ज़्यादा दिखते हैं, बट स्टिल बिकॉज ऑफ हायर मार्जिन आपका आरओई एंड ऑल सारी चीज़ें ठीक बैठ जाती हैं। तो आई थिंक यस, ये तो हमारा हो गया पीयर टू पीयर एनालिसिस में। हाँ। अब एक बार हम देखते हैं वैल्यूएशन मॉडल ऑफ द कंपनी कि बिजनेस का वैल्यूएशन क्या है। तो आई थिंक वैल्यूएशन सिनेरियो देखते हैं तो हमने अपनी शीट बनाई जिसमें सेगमेंट वाइज जो डिफेंस हो गया, मेडिकल हो गया, एरोस्पेस हो गया, कंज्यूमर हो गया, तो इन सब की वैल्यूएशन हम अपने आप के लिए बनाई है। पर क्योंकि कंपनी हिस्टोरिकली 13 to 14% CAGR पे ग्रो कर रही है, तो अभी जैसे मैंने ग्रोथ कैटलिस्ट में कवर करा था, कंपनी ने ऑलरेडी नियरली केपेक्स इतना कर लिया कि ये 7,000 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर केपेक्स रिक्वायर्ड। तो कंपनी की डेप्रिसिएशन नहीं बढ़ेगी, इंटरेस्ट कॉस्ट उतना ही रहेगा, हाँ। राइट। एंड जो आईपीओ आ रहा है, आईपीओ में 3300 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल है, 500 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के अंदर। तो कंपनी का जो पोस्ट डाइल्यूशन मार्केट कैप है दैट इज 24,481 करोड़। तो पोस्ट आईपीओ मार्केट कैप क्या होता है कि कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है, तो अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो 24,480 करोड़ के आसपास का आईपीओ मार्केट कैप आता है। अगर अब हम कंपनी की वैल्यूएशन देखते हैं तो कंपनी का जो मार्जिन है 50 बिप्स 0.5% से बढ़ सकता है, बिकॉज कंपनी की ऑपरेटिंग लेवरेज आ सकती है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डन द केपेक्स। Whereas जो रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी का वो 534 करोड़ है FY26 में, इट कैन गो ऑल द वे टिल 862 करोड़ इफ दिस टाइप ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ लाइक मटेरियलाइजेस एंड इफ दिस टाइप ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन मटेरियलाइजेस। एंड इस पे देखेंगे तो कंपनी FY29 के बेसिस पे 29 टाइम्स की पी पे आईपीओ निकाल रही है, एंड अगर कंपनी को 60 टाइम्स का मल्टीपल मिलता है तो नियरली मार्केट कैप कुड गो टुवर्ड्स दैट कुड बी क्लोज टू 51,000 ऑड करोड़ के आसपास मार्केट कैप हो सकती है। बेस केस में 40,000 करोड़ के आसपास हो सकती है, एंड बेयर केस में 34,488 करोड़ के आसपास हो सकती है। अब रिस्क फैक्टर इस कंपनी में यहीं से आता है। अब देखो क्योंकि कंपनी अच्छी है तो आपको याद होगा हमने एक वेरी क्लीन साइंस का आईपीओ वीडियो करा था। तो क्लीन साइंस का जब आईपीओ वीडियो करा था तब कंपनी का मार्केट कैप बहुत कम था। अब आईपीओ आने के बाद क्या हुआ, कंपनी का मार्केट कैप मोर देन लाइक 100% से बढ़ गया, ऑलमोस्ट 130-150% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। आई थिंक वो मार्केट कैप जहाँ पे कवर करा था उससे ज्यादा था, लाइक ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स पे था। तो सिमिलरली बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस, तो यू हैव टू ट्रैक अगर कंपनी का मार्केट कैप लिस्टिंग पे ही 50,000 करोड़ है तो रिस्क रिवॉर्ड इम्बैलेंस हो जाता है इफ समवन इज लुकिंग टू स्टडी दिस बिजनेस पोस्ट लिस्टिंग। अगर कोई प्री लिस्टिंग बढ़ रहा है क्योंकि आईपीओ 27 जुलाई तक रन करता है तो फिर एक लाइक मार्केट कैप में हो सकता है कि इंटरेस्टिंग रिस्क रिवॉर्ड रहे। बट एक रिस्क फैक्टर और क्या कंपनी में
कि अगर कोई भी क्योंकि ऑफर फॉर सेल काफ़ी बड़ा है, नियरली 3300 करोड़ का है, तो प्रमोटर्स दैट दे आर लिटरली सेलिंग देयर स्टेक, सो दैट इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर टू कंसिडर, बिकॉज ऑफर फॉर सेल वाले आईपीओ थोड़े टाइम अंडर प्रेशर आते हैं। थर्ड रिस्क फैक्टर क्या रहेगा कि अगर कोई और कंपीटिंग टेक्नोलॉजी आ गई एमआईएम के साथ, तो दैट इज अ रिस्क फैक्टर। फोर्थ रिस्क फैक्टर क्या है कि इंडस्ट्री 3.5 to 4 बिलियन डॉलर्स की है, तो टैम हो सकता है एक स्टेज पर लिमिट हो जाए, तो इस वजह से दूसरी दूसरी टेक्नोलॉजीज के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो आपको एक रिस्क फैक्टर कंसिडर करके जरूर चलना है। So these are some of the risk factors, and the ultimate risk factor is कि whatever business that we look at, right, the returns of an investor or whatever prospects of risk reward of an investor depends upon the market cap. प्री आईपीओ मार्केट कैप 24,480 करोड़ है, पोस्ट आईपीओ क्या लिस्टिंग पे मार्केट कैप होता है वही डिसाइड करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। इवन दो ये यूनिक बिजनेस है, पर आपको ये याद रखना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑल्सो डिसाइड्स की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बैठती है। अगर लिस्टिंग ही 50-60 हजार करोड़ पे होती है तो हो सकता है कि रिस्क रिवॉर्ड आपके अगेंस्ट हो जाए, बट हाँ, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी यूनिक बिजनेस है, मार्जिन स्ट्रॉन्ग है, ऑल दोज थिंग्स आर देयर। विद दिस आई थिंक यश वील गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन, एंड आई थिंक वी हैव एक्सप्लेन्ड द बिजनेस वेल। हमने ये शीट आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी, तो ये शीट यश ने बनाई है। यू कैन प्ले अराउंड विद द नंबर्स इन दिस शीट एंड यू कैन अपडेट द शीट विद योर ओन अंडरस्टैंडिंग। सो इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो हम लोग ये देख सकते हैं, पहले हमने सीखा कि इंडो एमआईएम जो कंपनी है इसके फाउंडर कौन है, एंड कैसे फाउंडर ने यहाँ तक आईआईटी मद्रास है वहाँ पे भी डोनेट करा। देन वी लर्न कि यार ये कंपनी बनी कैसे, कि व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस बिजनेस, राइट। देन वी सॉ कि कंपनी के कंपेटिटिव एडवांटेजेस क्या है, फिर हमने पीयर टू पीयर एनालिसिस करा, फिर हमने कंपनी के ग्रोथ कैटलिस्ट देखे, वैल्यूएशन देखा और रिस्क फैक्टर्स देखे। तो प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, एंड सून हम इसका एक डिटेल्ड वेबिनार भी करेंगे, एंड इस एक्चुअली इस पूरी इंडस्ट्री को हम लोग पुणे की वर्कशॉप में कवर कर रहे हैं, विच इज़ ऑन 16th of August। इसके अंदर ऑलरेडी 90% ऑफ द सीट्स हैव बीन बुक्ड, and the idea of these offline workshops is to meet you in person, is to teach you about industries, is to teach you how to analyze companies. With this, I'll see you in the Pune workshop. Thank you so much for watching this video. हम लोग यूनिक बिजनेसेस की सीरीज पूरे 20 बिजनेसेस तक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंस अगेन। जय हिंद।